Hi all, this is Palak Narang studying MBBS and welcome to my YouTube channel. आज हमारे वीडियो का मेन जो टॉपिक होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी लैक ओपेरॉन। पर उससे चालू करने से पहले ट्रांसलेशन का कुछ जो एंड वाला पार्ट है जो बचता है उसको हम कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद लैक ओपेरॉन पे जाएंगे और उसे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में डिफरेंस फॉर ट्रांसलेशन। अब ये तो मैंने बोल दिया कि मैं बता रही हूँ, पर एक्चुअली में ये आप बताने वाले हो। सबसे पहला कि इसमें इनिशिएटर टीआरएनए कौन सा होता है? इसमें होता है फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन, और इसमें मिथियोनिन टीआरएनए। ये सब मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। दूसरा कौन सा राइबोसोम होता है इसमें? तो ये होता है 70S और ये होता है 80S राइबोसोम। समझे? कितने हमें इनिशिएटर फैक्टर चाहिए? इनिशिएशन फैक्टर प्रोकैरियोट्स के लिए हमें चाहिए सिर्फ 3, IF1, IF2, IF3, और यूकैरियोट्स के लिए हमें कितने चाहिए? 9 चाहिए। EIF1, 2, 3, 4A, 4B, 4C, 4D, 5 और 6। ये भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगला पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। प्रोकैरियोट्स में कौन सा होता है? 23S rRNA और यूकैरियोट्स में होता है 28S rRNA। उसके बाद ERF। हाँ, RF इसमें कितने चाहिए होते हैं? इसमें 3 चाहिए होते हैं, RF1, RF2 और RF3 टर्मिनेट करने के लिए। और इसके लिए क्या चाहिए? ERF एक ही चाहिए होता है। और कुछ बचा? बस। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ट्रांसलेशन में कौन कौन से इनहिबिटर्स हो सकते हैं जो ट्रांसलेशन को इनहिबिट करेंगे। कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहला है हमारे पास टेट्रासाइक्लिन, दूसरा है स्ट्रेप्टोमाइसिन, तीसरा है क्लोरामफेनिकॉल, नियोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन। ये पूरा आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो भी ठीक है, इतना कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। टेट्रासाइक्लिन अमाइनो एसिड सिंथेटेस को इनहिबिट करता है, जो कि क्या करेगा? अमाइनो एसिड को टीआरएनए से जॉइन होने में रोक देगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन इनिशिएशन में रोकता है। क्लोरामफेनिकॉल पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे रोकता है। नियोमाइसिन टीआरएनए और एमआरएनए को इंटरैक्ट करने नहीं देता। और एरिथ्रोमाइसिन ट्रांसलोकेशन इनहिबिट करता है। ऐसे याद रख सकते हो, IPIT इनिशिएट नहीं करने देता,
पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, इंटरैक्ट नहीं करने देता ट्रांसलोकेशन। या फिर ऐसे भी आप रख सकते हो कि पहले इनिशिएट होता है, फिर पेप्टाइड बॉन्ड का ही फॉर्मेशन होता है, फिर ट्रांसलोकेशन ही होता है, ऐसे सीरीज में, प्लस खाली बीच में ये ऐड करना है। और ये सबसे पहला स्टेप होता है अमीनो एसिड का टीआरएनए से जुड़ना, तो ऐसे स्टेप वाइज ये इनहिबिट कर रहा है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक काफ़ी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक, लैक ओपेरॉन। सॉरी। अब आप हर जगह जहाँ पर भी पढ़ने की कोशिश करो, टेक्स्ट बुक में या कोई आपको समझाने की कोशिश करे, तो हर जगह क्या है, लैक ओपेरॉन शुरू से शुरू किया जाता है, एंड तक दिया जाता है। पॉइंट 1 पहले, पॉइंट 2 पहले, पॉइंट 3 पहले बताया जाता है, जो कि सिस्टमेटिक वे है एक्सप्लेनेशन का, विच इज़ फेयर इनफ। पर उससे आपको समझने में तकलीफ होगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा, कहीं भी ऐसा मेंशन ही नहीं किया होगा कि लैक ओपेरॉन एग्जैक्टली है क्या। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं नीचे से ऊपर लेके जाऊँगी। पहले पॉइंट नंबर 3 समझाऊंगी मैं आपको, वो 3 समझ में आएगा तो 1 2 समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद आप समझ जाओगे। हालांकि मैं बताऊँगी, मैं कोई भाग नहीं रही हूँ, पर 3 मैं आपको पहले समझाऊंगी। तो हम उल्टा चलेंगे। उल्टा चलने से हमारा क्या फ़ायदा होगा, हमें ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। और वो कैसे क्लियरली समझ में आएगा वो मैं आपको अभी समझाती हूँ। तो लैक ओपेरॉन क्या है? सबसे पहले तो ओपेरॉन क्या है, एक पूरा ग्रुप ऑफ जीन को हम ओपेरॉन बोलते हैं। आपके लिए इतना जानना बहुत मोर देन इनफ है, ग्रुप ऑफ जीन। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, लैक ओपेरॉन पढ़ रहे हैं। लैक ओपेरॉन एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ जीन है जो कि ई कोलाई के अंदर प्रेजेंट होती है। किसके अंदर होती है? ई कोलाई के अंदर होती है। स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ जीन्स, ओके। और वो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ जीन्स क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। एक है हमारे पास आई जीन, उसके बाद है प्रमोटर जीन, खाली पी लिख देती हूँ या प्रमोटर लिख देती हूँ। उसके बाद है ऑपरेटर जीन, उसके बाद है हमारे पास लैक जी, लैक वाई और लैक ए जीन। वाह क्या परफेक्ट बनाया। अब सुनो, हमारे पास ये पूरी ग्रुप ऑफ जीन्स है, ये जीन्स का नाम है, ठीक है, जो प्रेजेंट है ई कोलाई में। अब जीन्स है तो कुछ काम करेगी, ऐसे खाली तो बैठी नहीं रहेगी। तो वो क्या काम करेगी हम समझते हैं कि आई जीन है, उसका होगा ट्रांसक्रिप्शन। ध्यान से सुनना, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ट्रांसक्रिप्शन होने से क्या बनता है? mRNA बनता है। शाबाश, क्या बात बोलती। फिर उसके बाद होगा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन होने से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। वाओ, ये भी मेरी फेवरेट बात हो गई। हम प्रोटीन को ड्रॉ करेंगे और इस प्रोटीन को बोलेंगे हम रिप्रेसर प्रोटीन। क्या बोलेंगे? रिप्रेसर प्रोटीन। आई जीन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन जीन है, कॉन्स्टिट्यूटिव। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन का मतलब क्या है कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगी ही करेगी। बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, वो एक रिप्रेसर प्रोटीन को बनाएगी ही बनाएगी। समझे? अब रिप्रेसर प्रोटीन जो बनेगा वो जाके अटैच हो जाएगा इधर ओ पे, ऑपरेटर जीन पे। रिप्रेसर प्रोटीन जो आई जीन बना रहा है वो अटैच हो जाएगा ऑपरेटर पे। अगर रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर पे अटैच हो गया तो प्रमोटर पे कुछ भी अटैच नहीं होगा, और प्रमोटर पे कुछ भी अटैच नहीं होगा तो लैक सी, लैक वाई, लैक ए किसी का भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। और ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ तो इन तीनों का क्या नहीं होगा? ट्रांसलेशन भी नहीं होगा, ऑब्वियसली। समझ में आया इतना? मैंने बहुत सिंपल सी चीज़ बोली कि आई जीन हमेशा हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करेगी ही करेगी और रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगी ही बनाएगी, इसीलिए उसे कॉन्स्टिट्यूटिव जीन भी बोलते हैं।
अगर रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा तो वो हमेशा जाके, रिप्रेसर प्रोटीन खाली नहीं रह सकता, उसे कोई तो चाहिए अटैच होने के लिए। तो अब ये देख रहा है कि यहाँ पे किसको ढूंढूं, उसको ऑपरेटर जीन दिखा, उस पर जाके अटैच हो गया। अगर ऑपरेटर पे अटैच होगा तो प्रमोटर पे कुछ अटैच नहीं होगा, और इस वजह से ये सब जो हो रहा है उस वजह से ये तीनों में से किसी का भी ना ट्रांसक्रिप्शन होगा ना ट्रांसलेशन होगा। सिंपल बेसिक चीज। अब मुझे पता है आपको बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे जो अभी नेक्स्ट स्लाइड में क्लियर हो जाएंगे। वो मैंने आपको पहला केस सिनेरियो बताया था कि आई जीन रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगी, वो ऑपरेटर पे जाके अटैच होगी और इनमें से किसी का भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। पर एक और केस सिनेरियो हो सकता है, रिप्रेसर प्रोटीन का क्या काम है, उसे सिर्फ किसी के साथ अटैच होना है और कोई भी चलेगा, या तो ऑपरेटर भी चलेगा या तो उससे चलेगा एक और चीज जो है लैक्टोस या एलोलैक्टोस। क्या? लैक्टोस या एलोलैक्टोस। सो बेसिकली रिप्रेसर प्रोटीन लैक्टोस के साथ अटैच होना चाहता है। अगर लैक्टोस हमारे पास मीडियम में नहीं था, जिस मीडियम में हमारे पास ई कोलाई थी उसके अंदर लैक्टोस नहीं था, तो रिप्रेसर प्रोटीन के पास कुछ था ही नहीं अटैच होने के लिए, और कुछ अटैच होने के लिए नहीं था, तो उसने देखा वो ऑपरेटर खाली उसके जाके अटैच हो जाओ, तो वो ऑपरेटर उनको पकड़ लिया। पर अब क्या है, अब इसके पास लैक्टोस है, तो अब उसके पास एक्चुअल दोस्त है, उसको काम चलाने वाले दोस्त को मिलने की जरूरत नहीं है। जब आपका फ्रेंड नहीं आता है क्लास में तो आपको दूसरे लोगों से बात करनी पड़ती है जो आपके खास दोस्त नहीं होते हैं, पर लेकिन अभी तुम ऐसे अकेले अकेले थोड़ी बैठोगे। पर लेकिन जिस दिन तुम्हारा खास दोस्त आता है उस दिन तो तुम मायूस नहीं होते हो ना, उस दिन तो तुम खेलते हो उसके साथ, टाइम पास करते हो। तो तब क्या होगा, रिप्रेसर प्रोटीन अटैच हो जाएगा लैक्टोस के साथ। समझे? अब अगर रिप्रेसर प्रोटीन लैक्टोस के साथ अटैच हो रहा है तो ऑपरेटर पे कोई भी अटैच नहीं हुआ, और अगर ऑपरेटर पे कोई भी अटैच नहीं हुआ तो प्रमोटर पे अटैच होगा आरएनए पॉलीमरेज। समझे इतना? लैक्टोस रिप्रेसर के साथ ज्वाइन हुआ तो इस वजह से ऑपरेटर पे ज्वाइन नहीं हो पाया, क्योंकि एक बार में एक ही जगह अटैच होने के लिए तो एक ही जन से हो सकता है, या तो ओ के साथ अटैच हो सकता है या तो लैक्टोस के साथ अटैच हो सकता है। पर यहाँ पे लैक्टोस है, उसका खास दोस्त है, तो उससे नकली दोस्तों को मिलने की ज़रूरत नहीं है, तो वो उसके साथ रिप्रेसर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बना दिया उसने। तो इसीलिए आरएनए पॉलीमरेज अटैच होगा प्रमोटर के साथ, क्योंकि इन दो में से कोई एक जन को अटैच होना ही पड़ता है। अगर ये ऑपरेटर के साथ अटैच होगा तो ये नहीं होगा, अगर ऑपरेटर के साथ रिप्रेसर अटैच होगा तो ये इसके साथ अटैच नहीं होगा, लेकिन अगर ये दोनों अटैच नहीं होंगे तो ये अटैच होंगे, मतलब दोनों में से कोई एक जन अटैच होगा। समझे? अब अगर आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर के साथ अटैच हुआ तो इन तीनों की होगी ट्रांसक्रिप्शन। अभी तक नहीं हो रही थी लेकिन अब होगी ट्रांसक्रिप्शन। समझे? और ट्रांसक्रिप्शन होगी तो ये तीनों अलग अलग प्रोटीन बनाएंगे। जो लैग जी है वो बनाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेस, लैग वाई है वो बनाएगा परमिएस, और लैग ए है वो बनाएगा ट्रांस एसिटाइलेस। ठीक है? समझे? ये तीनों ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करके ये तीन बनाएंगे एंजाइम। अब ये तीन एंजाइम के अलग अलग काम है, और वो क्या क्या काम है। बीटा गैलेक्टोसाइडेस का काम है वो लैक्टोज को कन्वर्ट करेगा इनटू ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। लैक्टोज कहाँ से आया? यहाँ से, जो रिप्रेसर प्रोटीन के साथ जुड़ा है, तो लैक्टोज को कन्वर्ट करेगा इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। परमिएस का क्या काम है कि जब लैक्टोज हमारे पास यहाँ अंदर है और ये बन रहा है परमिएस, तो परमिएस से आने दो और भी लैक्टोज आने दो हमारे पास, तो इंक्रीज अपटेक ऑफ लैक्टोज इनसाइड द सेल। समझे? तीसरा है हमारे पास ट्रांस एसिटाइलेस, उसका इससे कोई रिलेशन आपको नहीं याद रखना, आप खाली याद कर लो ट्रांसफर एसिटाइल ग्रुप। एसिटाइलेस है तो एसिटाइल ग्रुप फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम ए टू बीटा गैलेक्टोसाइडेस। समझ गए? ये सिंपल चीज है लैकोपेरॉन की, और यही बेसिक है।
इसके अलावा कुछ इतना समझने जैसा है ही नहीं, यही है लैकोपेरॉन। एक मैंने आपको केस बताया कि उसमें मीडियम में लैक्टोज नहीं है। अगर लैक्टोज नहीं है तो रिप्रेसर प्रोटीन तो बनेगा, वो कॉन्स्टिट्यूटिव जीवन है, वो हमेशा लैक्टोज है कि नहीं है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ही करेगा। तो ये क्या करेगा, ऑपरेटर पे जाके अटैच हो जाएगा। अगर ऑपरेटर अटैच है तो प्रमोटर खाली रहेगा, और इस वजह से ये तीनों में से कोई भी जीन एक्सप्रेस नहीं होगी। अब मैं आपको एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि हमेशा कभी भी है ना ये तीनों एक्सप्रेस नहीं होगी, ऐसा नहीं होता है। बहुत स्मॉल अमाउंट में वो एक्सप्रेस होती ही होती है, हम इसको पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत एक्सप्रेस होता है और थोड़ा बहुत वेरी लो अमाउंट्स में ये जो एंजाइम्स हैं वो बनते हैं। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि है ना परमेज का क्या काम है, लैक्टोज का इनटेक करना है इनटू द सेल। तो अगर लैक्टोज नहीं है, इस वजह से ये ऑपरेटर में बाइंड है, इस वजह से ये निकल नहीं रहा है, ये बन नहीं रहा है, तो कभी लैक्टोज आएगा ही नहीं। तो इसलिए थोड़ा बहुत बनता है जिसकी वजह से लैक्टोज बाहर से अंदर आ सके और फिर ये पूरा लैकोपेरॉन पॉजिटिव बन सके, मतलब ये फंक्शन कर सके। समझे? तो अब ये था हमारा लैक्टोज एब्सेंट हो। तो अब लैक्टोज अगर आ गया, जैसे परमेज की मदद से लैक्टोज अंदर आ गया, चलो तो क्या होगा, तो ये तो बन ही रहा है हमारा रिप्रेसर प्रोटीन, वो अब लैक्टोज के पास जाके जुड़ेगा तो बनाएगा रिप्रेसर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, जो कि अब ऑपरेटर पे बाइंड नहीं करेगा। तो ऑपरेटर खाली तो प्रमोटर पे जुड़ेगा, प्रमोटर पे कौन जुड़ेगा, आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा, और इस वजह से ये तीनों एक्सप्रेस होंगे। तीनों क्या काम करते हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेस, परमेज और ट्रांसएसिटाइलेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेस क्या करेगा, लैक्टोज को तोड़ेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। दूसरा है हमारे पास परमेज जो कि और लैक्टोज को अंदर लाएगा, और तीसरा हमारे पास ट्रांसएसिटाइलेज जो कि हमारा एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफर करेगा फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम टू बीटा गैलेक्टोसाइडेस। इसे भी याद रख लो। समझे? ये बेसिक लैकोपेरॉन आपको समझने जैसा था। अब जो मैं आपको बताऊंगी पॉइंट 3 हमारा हो गया। अब जो मैं आपको बताऊंगी पॉइंट 1 से बताऊंगी तो अब सब आपको समझ में आएगा, क्योंकि मेरे को अब एफर्ट ही नहीं करना पड़ेगा आपको समझाने के लिए, बहुत ऐसे क्विकली सब समझ में आने लगेगा। अब हम ओपेरॉन के बारे में बात करें तो जैकब एंड मोनोड इन्होंने दिया था ओपेरॉन मॉडल इन बैक्टीरिया। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था जिस पे हम आएंगे बाद में। पहले देख लो कितने टाइप्स ऑफ ओपेरॉन होते हैं। तो एक तो लैक ओपेरॉन जो हमने पढ़ लिया, एक ट्रिप, दूसरा हिस, वेल, और एक ARA। बस नाम याद कर लो। इसमें से हम ट्रिप्टोफान वाला पढ़ने वाले आगे, पर बात की बात बाद में। चलो अब जैकब एंड मोनार्ड का एक्सपेरिमेंट करते हैं। उन्होंने क्या किया, ई कोलाई लिया, ई कोलाई जिसके अंदर हमारा लैकोपेरॉन है, उसको हमने सिर्फ ग्लूकोज दिया। जिस मीडियम में हमने ई कोलाई को ग्रो किया उसी मीडियम में हमने सिर्फ उसको ग्लूकोज दिया। तो क्या हुआ, स्लो ग्रोथ ऑफ कॉलोनी। चलो पहले केस बताती हूँ। एक केस था कि ई कोलाई में ग्लूकोज डाला। दूसरा केस था कि एक ऐसा मीडियम जिसमें ई कोलाई लिया प्लस उसके अंदर लैक्टोज एज अ मीडियम डाला। तीसरा एक केस था जिसमें ई कोलाई एज अ मीडियम लिया, उसमें ग्लूकोज भी लिया, उसमें लैक्टोज भी लिया। ठीक है, ये 3 कंडीशन रखे इन लोगों ने, 3 केस बनाए। तो ई कोलाई ग्लूकोज तो मैंने बोल दिया कि कॉलोनी स्लोली ग्रो करी, मतलब ठीक है कि ग्लूकोज उसका खाना आराम आराम से वो बढ़ेगी ई कोलाई। अगर ई कोलाई के अंदर हम लैक्टोज डाल दें तो लैक्टोज होने की वजह से लैकोपेरॉन एक्टिवेट होगा, इंड्यूस होगा, और वो इंड्यूस होगा इसलिए क्या बनेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेस बनेगा विच इज अ लैक्टोज ब्रेकडाउन एंजाइम, जो कि अब हुआ। तो इस वजह से लैक्टोज का ब्रेकडाउन होगा और ई कोलाई की फास्टर ग्रोथ होगी। तो फास्टर ग्रोथ ऑफ कॉलोनीज। अब अगर ग्लूकोज भी हो और गैलेक्टोज भी हो तो अब ई कोलाई की टेंडेंसी है कि वो सबसे पहले ग्लूकोज यूज करेगा। तो इनिशियली स्लो ग्रोथ ऑफ कॉलोनी और उसके बाद फास्टर ग्रोथ, क्योंकि अब लैक्टोज को यूज करेगा। समझ गए इतना? अब मेरा आपसे एक सवाल है
कि अगर मैं म्यूटेशन कर दूं इन Z जीन पे म्यूटेशन करूं या Y जीन पे करूं या A जीन पे करूं तो क्या होगा। दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर मैं स्टॉप कोडॉन लगा दूं A जीन के एग्जैक्ट आगे या फिर Y जीन के एग्जैक्ट आगे या फिर Z जीन के एग्जैक्ट आगे तो क्या होगा एंजाइम्स का। सबसे पहले तो मुझे ये बता दो स्टॉप कोडॉन कौन कौन से है। एक तो UAA, UAG, UGA। वेरी गुड। चलो अगर हम लोग म्यूटेशन कर लें Z जीन का, उसका अगर म्यूटेशन हो जाए तो बीटा गैलेक्टोसाइडेस नहीं बनेगा, सीधी सी बात है, कुछ और ही बनेगा। अगर Y जीन का हो तो परमीएज नहीं बनेगा, बाकी जो दोनों हैं वो सही रहेंगे इनमें, और जो A जीन है उसका हो तो ट्रांस एसिटाइलेज नहीं बनेगा। सिमिलरली अगर मैं स्टॉप कोडॉन लगा दूं A जीन के आगे तो A जीन के पहले वाली सारी चीज़ तो बन रही है, इसका मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, परमीएज बनेगा, फिर स्टॉप कोडॉन आ जाएगा, फिर इसी वजह से ट्रांस एसिटाइलेज नहीं बनेगा। अगर मैं Y जीन के पहले लगा दूं स्टॉप कोडॉन को तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज उससे पहले है तो वो बनेगा, परमीएज नहीं बनेगा क्योंकि स्टॉप कोडॉन यहाँ आ जाएगा, और ट्रांस एसिटाइलेज भी नहीं बनेगा। अगर Z के आगे ही मैं वो स्टॉप कोडॉन लगा दूं तो बीटा भी नहीं बनेगा, परमीएज भी नहीं बनेगा और ट्रांस एसिटाइलेज भी नहीं बनेगा। जस्ट इन केस ऐसा क्वेश्चन आए इसलिए। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कंस्टिट्यूटिव जीन। एक होता है कंस्टिट्यूटिव जीन, दूसरा होता है नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन। जिसे हम बोलते हैं लक्ष्यरी जीन। अरे यार, कंस्टिट्यूटिव जीन मैंने क्या बोला ऑलरेडी बोल चुकी हूं मैं, ऑलवेज एक्सप्रेसेस इटसेल्फ। और अगर मैं नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन की बात करूं तो वो हमेशा एक्सप्रेस नहीं करेगी, सिर्फ स्पेसिफिक टाइम्स पे एक्सप्रेस करेगी। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं कोई भी ओपेरॉन की जीन्स पे। ओपेरॉन में कितनी जीन्स होती है? सबसे पहली चार टाइप ऑफ जीन्स होती है कोई भी ओपेरॉन में प्रेजेंट है, वो आप बताओगे। सबसे पहली हमने जो पढ़ी थी वो आई जीन। आई जीन को हम लोग बोलते हैं रेगुलेटरी जीन। उसके बाद हमारे पास थी प्रमोटर जीन, फिर थी ऑपरेटर जीन, उसके बाद क्या थी लैग जी लैग वाई लैग के, तो उसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। कौन सी चार बोली मैंने? रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन और स्ट्रक्चरल जीन। सबके अपने अपने फंक्शन है जो आपको ऑलरेडी पता है, मैं खाली आपको बताने वाली हूँ तो आपको सुनना है। रेगुलेटर जीन का क्या फंक्शन है? वो करता है कंट्रोल्स द एक्टिविटी। रेगुलेटर तो रेगुलेट करेगा किसको? ऑपरेटर को। ऑपरेटर जीन की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। कैसे? रिप्रेसर जीन के साथ अगर कुछ भी अटैच नहीं हो रहा तो वो ऑपरेटर के साथ अटैच हो जाता है, इसलिए वो ऑपरेटर की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो एट द सेम टाइम मैं ऑपरेटर का फंक्शन अगर पूछूं तो क्या होगा? ये अटैचेस। attaches the product of regulatory gene। सिंपल, जो ये इसको कंट्रोल कर रहा है और ये इसका प्रोडक्ट ले रहा है, ये हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट इज प्रमोटर। तो प्रमोटर का फंक्शन क्या है? हैज साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। सिंपल, हम लोग ने बोला ही था अगर ऑपरेटर के साथ ये अटैच नहीं हुआ
तो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे जाके अटैच हो जाएगा। फिर लास्ट में होगा स्ट्रक्चरल जीन, जो क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करेंगे और एंजाइम बनाएंगे जो आगे हमारा फंक्शन करेंगे। इतना समझ में आई बात? बिल्कुल सिंपल। अब मैं आपको पहले ही बोल देती कि हमारे पास 4 जीन होते हैं, एक रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर, तो ऐसा लगता है ओ बाप रे इतना सारा लोड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, कुछ समझ में ही नहीं आता। इसलिए पहले मैंने आपको लैक ऑपेरॉन बता दिया, तो ये तो आपको खुद ही पता चल रहा है कि रेगुलेटर जीन क्या है, आई जीन है जो रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा, ऑपरेटर पे जाके अटैच करेगा, प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज अटैच होगा अगर ये अटैच ना हो रहा हो तो, और स्ट्रक्चरल जीन अगर एक्सप्रेस करेंगे तो एंजाइम बनाएंगे और वो आगे अपना फंक्शन करेंगे। सिंपल है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अब ओपेरॉन क्या है, 2 टाइप के होते हैं, एक इंड्यूसिबल और एक रिप्रेसिबल। इंड्यूसिबल में आता है हमारा लैक ओपेरॉन जो हमने पढ़ा, और रिप्रेसिबल में आता है ट्रिप्टोफान ओपेरॉन। इसका मतलब क्या है कि जो इंड्यूसिबल ओपेरॉन है ना वो जनरली क्या है ना ऑफ रहेगा। मतलब हमारे पास क्या था, जब मीडिया में कुछ नहीं था तो जो इंड्यूस आई जीन है वो रिप्रेसर प्रोटीन बना रहा था, ऑपरेटर पे जाके अटैच हो रहा था, और जो स्ट्रक्चरल जीन है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रही थी, तो जनरली वो ऑफ रहेगा। लेकिन अगर इंड्यूसर आ जाए, लैक ओपेरॉन में इंड्यूसर क्या है, इंपॉर्टेंट, इंड्यूसर क्या है, लैक्टोस या फिर एलोलैक्टोस, जो किस पे अटैच होगा, रिप्रेसर प्रोटीन पे अटैच होगा। जैसे ही इंड्यूसर आया तो जो ऑफ थी ओपेरॉन वो ऑन हो जाएगी, अब एंजाइम्स बनेंगे। ट्रिप्टोफान ओपेरॉन में इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है, जनरली ये ऑन रहती है लेकिन अगर ट्रिप्टोफैन आ गया तो वो ऑफ हो जाती है, जिसकी डिटेल्स अभी हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। अभी आप इतना समझ लो। अगला हम शुरू करते हैं ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। अब क्योंकि आपको लैक ओपेरॉन समझ में आ गया है तो अब ट्रिप्टोफान ओपेरॉन भी बहुत इजीली समझ में आएगा। ये एक 1 बाय 1 ऐसे ट्रेन है, अगर आपको इंजन समझ में आ रही है तो डब्बे इजी है ऐसा। इसमें भी हमारे पास जीन होती है पूरी। सबसे पहले क्या होगी, सिंपल आई जीन, रेगुलेटरी जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन, सेम इसमें भी। उसके अलावा इसमें होता है ABCDE उल्टा, ये जीन्स के नाम है, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। अब मैंने आपको क्या बोला था कि जनरली वो ऑफ रहती है लेकिन ऑन रहती है, अगर ट्रिप्टोफैन आएगा तो वो ऑफ हो जाएगी, तो इससे आपको थोड़ा बहुत हिंट मिल रहा है। अब आई जीन तो एक कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है, तो वो ट्रांसक्रिप्शन करेगी, और ट्रांसक्रिप्शन करेगी तो mRNA बनाएगी, mRNA बनाएगी, उसका ट्रांसलेशन होगा और वो प्रोटीन बनेगा। उस प्रोटीन का नाम क्या होगा, एपोरिप्रेसर प्रोटीन। सिर्फ रिप्रेसर नहीं, एपोरिप्रेसर प्रोटीन। अब ये जो एपोरिप्रेसर प्रोटीन है वो एक इनएक्टिव प्रोटीन है। अब वो इनएक्टिव है, इस वजह से वो ऑपरेटर पे जाके बाइंड नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? अब ये जो केस मैं बोल रही हूँ इसमें क्या है, ट्रिप्टोफैन एब्सेंट है, इस मीडियम में ट्रिप्टोफैन है ही नहीं। तो जो रिप्रेसर प्रोटीन बन रहा है, एक्चुअली एपोरिप्रेसर प्रोटीन वो इनएक्टिव है। उसमें जो रिप्रेसर प्रोटीन बन रहा था लैक ओपेरॉन में वो एक्टिव था, इसीलिए ऑपरेटर पे जाके बाइंड करता था। ये इनएक्टिव है। अब इनएक्टिव होने की वजह से ये नहीं बोल सकते कि आपके कॉन्स्टिट्यूटिव नहीं है, बन तो रहा है पर वो इनएक्टिव है, तो ऑपरेटर पे जाके बाइंड नहीं करेगा। अगर वो ऑपरेटर पे जाके बाइंड नहीं करेगा तो प्रमोटर पे क्या अटैच हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि दोनों में से किसी एक को तो अटैच होना पड़ेगा। और अगर आरएनए पॉलीमरेज अटैच हुआ तो इसका मतलब जो स्ट्रक्चरल जीन है उनकी हो जाएगी ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए बनेगा, और फिर आगे होगा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या होता है,
E और D मिलके बनाते हैं एंजाइम 1, C बनाता है एंजाइम 2 और B और A मिलके बनाता है एंजाइम 3, जिसकी डिटेल्स आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। इतना समझ में आया आपको? ट्रिप्टोफैन जब एब्सेंट है तो आई जीन तो अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है और एपोरिप्रेसर प्रोटीन बना रही है जो ऑपरेटर पे बाइंड नहीं होगी क्योंकि वो इनएक्टिव है। तो अगर ऑपरेटर पे बाइंड नहीं होगा तो प्रमोटर पे बाइंड होगा आरएनए पॉलीमरेज और इस वजह से ये एक्सप्रेस होगा जो 3 एंजाइम बनाएगा। अब नेक्स्ट केस है हमारे पास ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट, इसको इरेज नहीं करना था। दूसरा केस है हमारे पास ट्रिप्टोफैन हमारे मीडियम में प्रेजेंट है तो भी आई जीन का तो ट्रांसक्रिप्शन होगा ही, और इसका ट्रांसलेशन भी होगा, एपोरिप्रेसर प्रोटीन भी बनेगा। बस डिफरेंस क्या है कि इसमें प्रेजेंट होगा ट्रिप्टोफैन विच इज नोन एज अ को-रिप्रेसर, और क्योंकि ट्रिप्टोफैन है तो सेम लैक्टोपेरॉन की जगह तरह लैक्टोज जैसे रिप्रेसर के साथ कंबाइन हुआ था वैसे ही ट्रिप्टोफैन एपोरिप्रेसर के साथ कंबाइन होगा और बनाएगा एपोरिप्रेसर को-रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स। दोनों मिलके बनाएंगे कॉम्प्लेक्स और वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ये एक्टिव होगा। अगर ये एक्टिव है तो इसका मतलब ये ऑपरेटर जीन पे जाके बाइंड होगा, और अगर ऑपरेटर जीन पे जाके बाइंड होगा तो मतलब अब हम आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर जीन पे बाइंड करने नहीं दे सकते क्योंकि एक बार में एक ही जीन होगा। अब अगर प्रमोटर पे ये नहीं आ रहा है तो ये सब भी एक्सप्रेस नहीं होंगे, तो ये ऑफ हो गई, स्विच ऑफ हो गई। लैक्टोज वाला था जो स्विच ऑन हो जाता है, इसलिए लैक्टोज वाले को हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन। मतलब इनिशियली पहले नेगेटिव था, नेगेटिव रेगुलेशन बोलते हैं क्योंकि इनिशियली नेगेटिव था, बाद में लैक्टोज आया तो वो ऑन हुआ। इसमें क्या था, ट्रिप्टोफैन नहीं था तो वो ऑन था, पर जैसे ट्रिप्टोफैन आया तो कॉम्प्लेक्स बना जो ऑपरेटर पे जाके ज्वाइन किया, इसलिए ये सब बंद हो गया। तो इसलिए ट्रिप्टोफैन वाला ऑफ हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है। बस तो यहीं पे हम लैक्टोपेरॉन को कंप्लीट करते हैं। हमारा एमबीए वाला चैप्टर ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड आया। एक या मैक्सिमम 2 वीडियोस इस पे और बनेंगे, बहुत सिंपल छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं और वो डायरेक्ट है, उसमें इतना समझने जैसा कुछ नहीं है। तो बेसिकली मैं ऐसा बोलना चाहती हूँ मेजर चंक जो है एमबीए का कंप्लीट हो चुका है, तो आपको अभी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेने चाहिए ताकि हम आगे आगे बढ़ते जाए हमारे चैप्टर्स में। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।